क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में सुर्खियों में रही टेनिस प्लेयर तमारा जिदानसेक किस देश की टेनिस प्लेयर है? हाल ही में अरुण जेटली खेल परिसर का निर्माण कहां किया जा रहा है? प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 8 जून 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की PDF फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को, यानी कि आज ही 8 जून, यह महत्वपूर्ण दिवस आज ही मनाया जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 8 जून बोले तो विश्व महासागर दिवस। और वर्ल्ड ओशन डे का मनाने का उद्देश्य क्या है, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो यह विश्व महासागर दिवस मनाने का प्रमुख कारण विश्व में महासागरों के महत्व और उनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में विश्व में जागरूकता पैदा करने हेतु यह महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर बार महासागर पर थीम तय की जाती है, और इस बार विश्व महासागर दिवस की थीम क्या है तो यहां पर पढ़ सकते हैं दोस्तों। इस साल के यह वर्ल्ड ओशंस डे की थीम द ओशंस लाइफ एंड लाइवलीहुड्स, यहां पर बड़े अक्षरों में पढ़ लीजिए कि विश्व महासागर दिवस 2021 की थीम क्या है, द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स, इसी साल की थीम रखी गई है। दोस्तों कई बार यह थीम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जा सकता है, और इसीलिए हमें थीम याद रख लेनी चाहिए। कोई भी महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है तो इसकी एक थीम भी तय की जाती है। लेकिन हम आगे बात करते हैं यह विश्व महासागर दिवस की। सन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी ग्रह नामक फोरम में, क्या यह रियो अर्थ समिट 1992 में आयोजित किया गया रियो डी जेनेरियो में। और यह पृथ्वी ग्रह नामक फोरम में प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस मनाने के फैसले के बाद और सन 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा इस संबंध में आधिकारिक मान्यता दिए जाने के बाद से यह दिवस मनाया जाने लगा है। यानी कि यह दिवस मनाने की शुरुआत 2008 के बाद हुई है। और दोस्तों यहां जब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आया है तो हमने जून में कौन कौन से महत्वपूर्ण डे मनाए, यहां हम सीक्वेंस में याद कर लेते हैं। आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए। सबसे पहले आया 1 जून। 1 जून को हमने विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे मनाया। और 1 जून को ही हमने माता पिता दिवस भी मनाया, यानी कि पेरेंट्स डे मनाया। और उसके बाद आया 2 जून। 2 जून को तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस था। क्या तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? 2 जून 2014 को। और उसके बाद आया 3 जून। 3 जून को हमने वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया। कौन सा दिवस? विश्व साइकिल दिवस। उसके बाद 4 जून को बाल यातना एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और उसके बाद आया 5 जून। 5 जून को हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। और उसके बाद 6 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा रूसी भाषा दिवस, और यह मैंने आपको हाल ही में करंट अफेयर में बताया था कल ही। और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया। ओके। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अरुण जेटली खेल परिसर का निर्माण कहां किया जा रहा है? अरुण जेटली खेल परिसर हाल ही में निर्माणाधीन है, और यह शायद हमारे भारत देश का 3रा नंबर का सबसे बड़ा खेल परिसर होगा। लेकिन यह कहां पर बन रहा है? जम्मू कश्मीर में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। और अरुण जेटली खेल परिसर जम्मू कश्मीर के किस नगर में बन रहा है? हीरा नगर में।
अरुण जेटली खेल परिसर की प्रगति की समीक्षा किसने की? हमारे वर्तमान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह अरुण जेटली खेल परिसर की प्रगति की समीक्षा की और इसीलिए अरुण जेटली खेल परिसर करंट अफेयर में आया है। तो यहाँ एक और भी क्वेश्चन बन गया कि हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह किस मंत्रालय के मंत्री है? तो यह भी याद रख लो, डॉक्टर जितेंद्र सिंह किस मंत्रालय के मंत्री है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय के लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और यह परियोजना केंद्र द्वारा वित्त पोषित और 37 एकड़ भूमि में फैली हुई है। और दोस्तों, यह हमारा भारत देश का शायद तीसरे नंबर का सबसे बड़ा खेल परिसर होगा। एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए कि इस खेल परिसर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है। और इस परियोजना का शिलान्यास अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि के तुरंत बाद किया गया था। कहां पर दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। और यहां पर आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, क्या लिखा है? जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल, और उनके द्वारा यह हीरानगर कठुआ नामक जिला है, वहां पर इसका ई फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। और इसकी दोस्तों स्थापना यानी कि इसका सबसे पहले शुरुआत यानी कि यह फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया? तो यहां पर लिखा है 12 सितंबर 2020 को इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। और अरुण जेटली मल्टीपल कॉम्प्लेक्स जो हीरानगर में बन रहा है, उनके बारे में आप जान लीजिए कि यह परिसर 3 या 4 सबसे बड़े मनोरंजन सह खेल परिसरों में शामिल होने जा रहा है। संभवतः यह अहमदाबाद और ईडन गार्डन कोलकाता के बाद देश में सबसे बड़े खेल परिसरों में से एक होगा जो बन रहा है जम्मू कश्मीर में। और दोस्तों, जम्मू कश्मीर की बात आई तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल है, एक है श्रीनगर, दूसरी है जम्मू। कौन सी समर कैपिटल, कौन सी विंटर कैपिटल? आपको याद ही होगा, याद है ना? ओके, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तीसरा क्वेश्चन, सुर्खियों में रही तमारा जिदानसेक किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी है? इमेज में आप देख सकते हैं, खिलाड़ी का नाम क्या है? महिला टेनिस प्लेयर का नाम है तमारा जिदानसेक। और यह किस देश की टेनिस प्लेयर है? तो याद रखो, स्लोवानिया देश की एक टेनिस प्लेयर है जो हाल ही में करंट अफेयर में आई है, क्योंकि उन्होंने एक कारनामा किया है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में। कौन सा कारनामा वो भी बता रहा हूं। पहले तो नाम याद रख लीजिए, क्या नाम है? तमारा जिदानसेक। तमारा जिदानसेक फ्रेंच ओपन टेनिस के ग्रैंड स्लैम सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली स्लोवेनिया देश की पहली महिला खिलाड़ी है। क्या? फ्रेंच ओपन टेनिस के ग्रैंड स्लैम सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली स्लोवेनिया देश की पहली महिला टेनिस प्लेयर है। और चौथे दौर में तमारा ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टी को 7-6, 6-1 से हराया और इसी तरह एक नया इतिहास बना दिया है स्लोवेनिया के टेनिस करियर में। ओके, और यहां बात करते हैं स्लोवेनिया देश की। तो यहां मैप में देखें कि यह है स्लोवेनिया देश, और जिसके अगल बगल में कौन कौन से देश स्थित है? तो यहां पर पढ़ सकते हैं ऑस्ट्रिया, हंगरी और क्रोएशिया जैसे देश यह स्लोवेनिया देश के अगल बगल में स्थित है। यहां पर है इटली। ओके, और यह स्लोवेनिया देश की कैपिटल का नाम क्या है? ल्यूब्लियाना। स्लोवेनिया की करेंसी है यूरो और स्लोवेनिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? बोरुत पहोर। इमेज में आप देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 8 जून निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आज है 8 जून और 8 जून को प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन एक और भी इंपॉर्टेंट डे है। 8 जून दोस्तों हमारे पूरे विश्व में विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। तो यह ब्रेन ट्यूमर क्या है? एक बीमारी है। किनसे जुड़ी हुई है? हमारे दिमाग की एक बीमारी है जिसका नाम है ब्रेन ट्यूमर। तो देखो, मस्तिष्क कैंसर यानी ब्रेन ट्यूमर एक खतरनाक रोग है। ब्रेन के किसी हिस्से में पैदा होने वाली असामान्य कोशिकाओं की वृद्धि ब्रेन ट्यूमर के रूप में प्रकट होती है। क्या? हमारे यह दोस्तों जो दिमाग है, तो यहां असामान्य रूप से कुछ कोशिकाओं का विकास होता है, इससे शायद हम बोल सकते हैं ब्रेन ट्यूमर। और यहां पर इमेज में पढ़िए क्या लिखा है? वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब मनाया जाता है? 8 जून को। लेकिन कब से मनाया जाता है? विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस वर्ष 2000 से प्रति वर्ष
8 जून को मनाया जाता है, यानी कि यह दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2000 से हुई है। और जर्मनी में घातक ब्रेन ट्यूमर सामान्यतः पाया जाता है। किस देश में? जर्मनी देश में। और विश्व भर में प्रतिदिन ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित होने वाले 500 से अधिक नए मामलों की जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि प्रतिदिन दोस्तों हमारे पूरे विश्व में 500 ऐसे केस दर्ज होते हैं। पांचवा क्वेश्चन, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स निम्न में से किस क्षेत्र से जारी किया गया है? दोस्तों एक हाल ही में इंडेक्स जारी किया गया है जिसका नाम है PGI, यानी कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। और किस क्षेत्र में जारी किया गया है? यह स्कूली शिक्षा से जुड़ा हुआ एक इंडेक्स है जो हाल ही में जारी किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, स्कूली शिक्षा। और जारी किसने किया है? हमारे वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। तो देखो, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 को जारी करने की स्वीकृति किसने दी है? हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह स्वीकृति दे दी है। और सरकार ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव को उत्प्रेरित करने के लिए 70 मानकों के एक सेट के साथ प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स की शुरुआत की है, यानी कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, शॉर्ट में बोले तो PGI इंडेक्स की शुरुआत की है। तो PGI राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कमी की तरफ इंगित करने में मदद देगा और उसी के अनुसार कार्यक्रम के क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्कूली शिक्षा प्रणाली सभी स्तरों पर मजबूत है। और यहां पर पढ़ सकते हैं PGI यानी कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, जो हाल ही में हमारे शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। और इस इंडेक्स की आगे बात करें तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए PGI पहली बार 2019 में 2017-18 के संदर्भ में प्रकाशित हुआ था, यानी कि यह इंडेक्स सबसे पहले कब प्रकाशित हुआ? 2019 में। और यह 2017-18 के संदर्भ में प्रकाशित हुआ था। और हाल ही में यह PGI इंडेक्स 2019-20 सामने आया है। तो 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात चंडीगढ़, पंजाब, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और केरल ने 2019-20 के लिए उच्चतम ग्रेड यानी कि A++ प्राप्त किया है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में यह अग्रणी राज्य कौन कौन से है? यहां पर देखिए, यह है पंजाब, और यहां पर है हमारा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, यह है तमिलनाडु, यह है केरल, और यहां दोस्तों हमारे पंजाब एवं हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। तो यह इस इंडेक्स में टॉप पर रहे हैं। छठा क्वेश्चन, अरिगनार वन्य जीव पार्क में 9 वर्षीय शेरनी की कोविड के कारण मौत हो गई। इस शेरनी का नाम क्या था? दोस्तों इंसानों में से यह कोरोना महामारी का संक्रमण अब जंगली पशुओं में भी फैलने लगा है। और इसी तरह का एक मामला सामने आया है कि 9 वर्षीय शेरनी कोविड के कारण मौत हो गई। इस शेरनी का नाम क्या था? इस शेरनी का नाम था नीला, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, नीला। लेकिन यह घटना कहां हुई है? तो देखो, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने चेन्नई के बाहरी इलाके में स्थित प्राणी उद्यान जिसका नाम है अरिगनार वन्यजीव पार्क, यह अरिगनार वन्यजीव पार्क का दौरा किया, जहां कई एशियाई शेर कोविड से संक्रमित हो गए हैं। 1 से ज्यादा एशियाटिक लायन यहां पर संक्रमित पाए गए हैं। और इसलिए M.K. स्टालिन, जो हाल ही में तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, उन्होंने यह अरिगनार वन्यजीव पार्क का दौरा किया। और इस पार्क में 9 वर्षीय शेरनी जिसका नाम क्या है? नीला, की कोविड के कारण मौत हो गई है। दोस्तों याद रखो कि नीला नामक शेरनी की कोविड के कारण मौत हो गई। तो इस पार्क का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, अरिगनार वन्यजीव पार्क में यह शेरनी की मौत हो गई, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और अधिकारियों ने 3 शेरों और 4 बाघों के नमूने बरेली के इज्जत नगर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान को भेजे हैं टेस्ट करने के लिए। 7वां क्वेश्चन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर घर पर उपलब्ध कराने के लिए सेवा किसने शुरू की है? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यह क्या है? तो दोस्तों ऑक्सीजन निर्माण करने वाला एक उपकरण है जिसका नाम है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, और यह घर पर उपलब्ध कराने के लिए सेवा ओडिशा सरकार ने शुरू की है। हमारे भारत देश में
कोविड की तीसरी जो स्टेज है वो आए, उनसे पहले एक महत्वपूर्ण कदम यह ओडिशा सरकार ने उठाया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा सरकार। ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री बोले तो नवीन पटनायक। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर घर पर ही उपलब्ध कराने की ऑनलाइन सेवा की शुरुआत करते हुए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि इससे राज्य में कोविड महामारी की वर्तमान स्थिति और भविष्य की तैयारियों के विरुद्ध स्थिति मजबूत होगी। यानी कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए यह नवीन पटनायक ने यह महत्वपूर्ण सुविधा शुरू की है। क्या? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर घर पर ही उपलब्ध कराने की ऑनलाइन सेवा की शुरुआत की गई है ओडिशा राज्य में। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ बे ऑफ बंगाल और यहाँ पर है ओडिशा। ओके, और पहले चरण में राज्य के कितने प्रमुख शहरों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की घर पर डिलीवरी शुरू की जाएगी? तो प्रायोगिक तौर पर दोस्तों ओडिशा राज्य के 5 शहरों में इसी तरह की फैसिलिटीज यानी कि सर्विस शुरू की गई है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए आपूर्ति के साथ साथ स्क्विड और टार्डीग्रेड्स नामक सूक्ष्म जीव को किसने भेजा है? दोस्तों यह है अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन और यहाँ पर 2 सूक्ष्म जीवों को भेजा गया है जिसका नाम है स्क्विड और दूसरे जो सूक्ष्म जीव है इसका नाम है टार्डीग्रेड्स। और किसने भेजा है? स्पेस एक्स, जो एक अमेरिकी निजी अंतरिक्ष एजेंसी है, उन्होंने यह दोनों सूक्ष्म जीव को हाल ही में अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर भेजा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स के मालिक कौन है? एलन मस्क, दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे धनी व्यक्ति। ओके, और यहाँ जो सूक्ष्म जीव भेजे गए हैं उनके बारे में बात करें तो पहला है टार्डीग्रेड्स, इमेज में आप देख सकते हैं। तो इसको ISS पर भेजा गया है। स्पेस एक्स रॉकेट में इन सूक्ष्म जीवों को भी भेजा गया है जिन्हें वाटर बियर भी कहा जाता है। यानी कि टार्डीग्रेड्स को वाटर बियर भी कहा जाता है। वे अत्यधिक विकिरण, भीषण गर्मी और ब्रह्मांड में सबसे ठंडे तापमान और दशकों तक बिना भोजन के रह सकते हैं। क्या? दशकों तक यह जो सूक्ष्म जीव है वो बिना भोजन के रह सकते हैं। और दूसरा सूक्ष्म जीव जिसका नाम है बॉबटेल स्क्विड। क्या? बॉबटेल स्क्विड, इमेज में आप देख सकते हैं। एक पशु मॉडल जिसे यूप्रीमनास कॉलप्स कहा जाता है, इसका उपयोग 2 प्रजातियों के बीच सहजीवी संबंधों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। तो इसे भी ISS भेजा गया है। ISS का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और बैक्टीरिया और उनके मेजबान जीवों के बीच इंटरेक्शन पर शून्य गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए प्रजातियों को यहां भेजा गया है। मकसद क्या है? बैक्टीरिया और उनके मेजबान जीवों के बीच इंटरेक्शन पर शून्य गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए यह सूक्ष्म जीव को भेजा गया है। 9वां क्वेश्चन, नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसने जीता है? दोस्तों फोटोग्राफी से जुड़ी हुई यह प्रतियोगिता जिसका नाम है नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड, इसी इमेज के लिए थॉमस विजयन ने जीता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, थॉमस विजयन। हमारे केरल के हैं लेकिन वर्तमान में कनाडा में बसे हुए हैं। तो केरल के थॉमस विजयन जो अब कनाडा में बस गए हैं, उन्होंने एक पेड़ से चिपके एक औरंगुटान की तस्वीर के लिए साल 2021 का नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड जीता है। और इस तस्वीर को इमेज में आप देख सकते हैं, यह एक औरंगुटान की तस्वीर है। और इसी तस्वीर के लिए हमारे थॉमस विजयन को 2021 का नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड दिया गया है। और इस तस्वीर का टाइटल क्या रखा गया है? द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन। तो दोस्तों यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक फेमस तस्वीर द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन किसने कैप्चर की है? थॉमस विजयन ने। और थॉमस विजयन को वर्ष 2021 के नेचर TTL फोटोग्राफर के लिए 8000 से अधिक एंट्रियों में से प्रतियोगिता के समग्र विजेता के रूप में चुना गया, जिसमें 1500 पाउंड तकरीबन भारतीय रुपयों में कहे तो 1.5 लाख रुपए का पुरस्कार शामिल है। थॉमस विजयन ने यह 1500 पाउंड का पुरस्कार इसी इमेज के लिए जीत लिया है। और नेचर TTL दुनिया का अग्रणी ऑनलाइन प्रकृति फोटोग्राफी संसाधन है, तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए। 10वां क्वेश्चन, चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल कब शुरू हुआ? हमारे भारत देश में
चुनावों में दोस्तों ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल 2004 में शुरू हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2004। लेकिन ईवीएम मशीन हाल ही में करंट अफेयर में क्यों आया? क्योंकि हमारे भारत देश के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा का एक बयान सामने आया है ईवीएम के मामले में। तो देखो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ये मशीनें किसी भी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल पर संचालित नहीं होती, इसलिए इनमें किसी प्रकार के बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि किसी भी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल को संचालित नहीं करती ईवीएम मशीन, और इसलिए पूरी तरह सुरक्षित है। और यह ईवीएम मशीन के द्वारा इलेक्शन करा दिया जाए तो कोई भी डाउट नहीं है। यह बात कही है हमारे वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा ने। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह भी कहा, इन मशीनों की प्रौद्योगिकी पूरी तरह विश्वसनीय है और इनके बारे में किसी प्रकार का संदेह करना कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि 2004 में जब इस मशीनों का इस्तेमाल शुरू हुआ, तब से अभी तक विधानसभा के 132 और लोकसभा के 4 चुनाव सफलतापूर्वक कराए जा चुके हैं और इसलिए ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है। यह बात हमारे सुशील चंद्रा ने कही है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में राज्य वार्षिक प्राथमिकता क्षेत्र ऋण योजना किसने शुरू की है? राज्य वार्षिक प्राथमिकता क्षेत्र ऋण योजना शुरू की है महाराष्ट्र सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र सरकार। और महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। इमेज में आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र के 18वें चीफ मिनिस्टर। महाराष्ट्र ने 18,10,779 करोड़ की समग्र वार्षिक ऋण योजना के साथ 4,60,881 करोड़ रुपए की राज्य वार्षिक प्राथमिकता क्षेत्र ऋण योजना शुरू की है और इसे महाराष्ट्र की त्रैमासिक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति यानी कि SBLC की बैठक के दौरान लॉन्च किया गया था। और राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए 19 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक ऋण देने का लक्ष्य भी रखा गया है और इसमें से 60,860 करोड़ रुपए खरीफ और रबी फसल के दौरान फसल ऋण के लिए निर्धारित किए गए हैं, यानी कि रबी सीजन या खरीफ सीजन में दोस्तों 60,860 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा किसानों को। और इसीलिए यह दोस्तों हाल ही में किसानों के लिए एक अच्छा कदम उठाया है महाराष्ट्र सरकार ने। 12वां क्वेश्चन, बिम्स्टेक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दोस्तों बिम्स्टेक से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया? क्योंकि हाल ही में बिम्स्टेक का स्थापना दिवस मनाया गया और इसलिए मैंने सोचा कि बिम्स्टेक के बारे में आपको A to Z इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और इसलिए दोस्तों क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन के लिहाज से यह क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। बिम्स्टेक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दोनों कथन को ध्यान से पढ़ना होगा। प्रारंभ में इसका गठन 4 सदस्यीय राष्ट्रों के साथ किया गया, यह बिल्कुल सही है क्योंकि बिम्स्टेक का जब गठन किया गया तब इसमें 4 सदस्य देश थे और शीत युद्ध के बाद वर्ष 1992 में इसकी स्थापना हुई। यहाँ कुछ गलत है क्योंकि शीत युद्ध के बाद दोस्तों 1992 में नहीं बल्कि 1997 में बिम्स्टेक का गठन किया गया, यानी कि यह 2 नंबर का सेंटेंस है वो गलत है। तो यहाँ हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है? केवल 1 नंबर का सेंटेंस सही है, तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन ए, केवल 1। और बिम्स्टेक के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊं तो यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता है। शीत युद्ध के बाद वर्ष 1997 में इसकी स्थापना हुई और यह बिम्स्टेक का उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों के मध्य आर्थिक सहयोग में सुधार करने हेतु बिम्स्टेक का गठन किया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, बे ऑफ बंगाल उनके अगल बगल में जो देश थे उनके द्वारा बनता है यह बिम्स्टेक। तो यहाँ पर देख सकते हैं श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड, इतने देशों से बनता है बिम्स्टेक संगठन। और बिम्स्टेक क्या है? यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है तथा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित इसके सदस्य है जो क्षेत्रीय एकता का प्रतीक है। मैंने आपको मैप के जरिए समझाया। और इसके 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया से है जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल है और 2 म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया से है। तो याद रखो, दक्षिण एशिया से 5 देश
और दक्षिण पूर्व एशिया से दोस्तों 2 देश है जिसका नाम है म्यांमार और थाईलैंड। और बिम्स्टेक के गठन की बात करें तो यह उप क्षेत्रीय संगठन वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया और प्रारंभ में इसका गठन 4 सदस्यीय राष्ट्रों के साथ किया गया था। यह क्वेश्चन में मैंने आपको सेंटेंस में बताया था, प्रारंभ में यह बिम्स्टेक का गठन किया गया तब 4 सदस्यीय राष्ट्र थे और जिनका संक्षिप्त नाम BIST-EC यानी कि बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड का आर्थिक सहयोग, इसे शॉर्ट में बोलते थे BISTEC यानी कि B बोले तो बांग्लादेश, I बोले तो इंडिया, S बोले तो श्रीलंका और T बोले तो थाईलैंड और आर्थिक सहयोग बोले तो EC। ओके। और वर्ष 1997 में म्यांमार के शामिल होने के बाद इसका नाम बदलकर बिम्स्टेक कर दिया गया और वर्ष 2004 में नेपाल और भूटान के इसमें शामिल होने के बाद संगठन का नाम बदल दिया गया और नाम कर दिया गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर दिया है। तो अब बिम्स्टेक का पूर्ण स्वरूप भी याद रख लीजिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, धरती के लाल, 7 हिंदुस्तानी परदेसी जैसी फिल्मों का निर्देशन किसने किया है? धरती के लाल, 7 हिंदुस्तानी परदेसी जैसी सुपरहिट फिल्मों का निर्देशन किया है ख्वाजा अहमद अब्बास ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ख्वाजा अहमद अब्बास। लेकिन हमारे इस निर्देशक को हमने याद क्यों किया? क्योंकि ख्वाजा अहमद अब्बास की हाल ही में 107वीं जन्म जयंती मनाई गई और उन्होंने 7 हिंदुस्तानी फिल्म का भी निर्देशन किया है और 7 हिंदुस्तानी में दोस्तों एक हिंदुस्तानी अमिताभ बच्चन जी, और अमिताभ बच्चन जी की यह पहली फिल्म थी। 7 हिंदुस्तानी बहुत छोटा रोल था लेकिन फिर भी साइन किया और अब वो सबसे बड़े स्टार बन गए हैं। विश्वविख्यात फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, लघु कथाकार और पत्रकार, ऐसे ख्वाजा अहमद अब्बास की 7 जून को 107वीं जयंती थी और फिल्म प्रभाग ने इस अवसर पर अपनी वेबसाइट पर एक बायोपिक आई हैव समथिंग टू से KS अब्बास का प्रसारण किया और इसीलिए हमने इस फिल्म निर्माता को याद किया है। क्या नाम है? KS अब्बास द्वारा यह बनाई गई फिल्म 7 हिंदुस्तानी। यहाँ पर कैरेक्टर में आप पहचान सकते हैं, सबसे लंबे है अमिताभ बच्चन। तो KS अब्बास के नाम से मशहूर ख्वाजा अहमद अब्बास को धरती के लाल, 7 हिंदुस्तानी, परदेशी, शहर और सपना और 2 बंदूक पानी जैसी पुरस्कार विजेता सामाजिक यथार्थवादी फिल्मों के निर्देशन के लिए जाना जाता है KA अब्बास को। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसने जीता? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 इस व्यक्ति ने जीता है, नाम है डेविड डियोप। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी, डेविड डियोप ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 जीत लिया है। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा। तो हमारे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड है चाचा विधायक, उन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया है, डेविड डियोप। और जो मैंने आपको बीच में क्वेश्चन पूछे थे उनके बारे में भी हमारे यह सब्सक्राइबर फ्रेंड ने बताया। थैंक यू सो मच। भावना तड़वी की एक अच्छी आदत है कि अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे जब वीडियो पब्लिश होता है तो सबसे पहले देख लेती है भावना तड़वी जी। थैंक यू सो मच। मयूरी अशोक परमार, मीरा रावलिया, डेली कमेंट लिखने के लिए थैंक यू। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है प्रहलाद फतेपरा, पिनल प्रजापति, राजपूत मनीषा गणपत, जयदीप गोहेल, सेमिल हाला, कोई नए सब्सक्राइबर मित्र है सेमिला हाला, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत। रेखा निनामा, आपका आंसर बिल्कुल सही। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है ओगानिया उत्तम, पटेल उर्वशी, परमार खुशबू, सागर चावड़ा, पूजाबा झाला जाडेजा। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, हिंदी है हम अभियान किसके द्वारा चलाया गया? हिंदी है हम नामक अभियान किसके द्वारा चलाया गया? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस
छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।